नमस्कार, आप लोग सब आशा करते हैं अच्छे होंगे और हमने सोचा क्योंकि हमें समय कम मिल पाता है, तो चलते-चलते हम कुछ बातचीत करेंगे। खास तौर पे मन में कई सवाल उठते हैं और कई चीज़ें होती हैं जैसे कि अक्सर ये बात कहने में आती है कि महिला ही महिला की दुश्मन है। तो शालीन जी मेरे साथ हैं जो महिला बाल विकास अधिकारी हैं और इस विषय पर अक्सर आपने उन्हें बोलते सुना होगा। तो उन्हीं से जानना चाहेंगे कि इस बात में कितनी हकीकत है कि महिला ही महिला की दुश्मन है? शालीन जी। जी, थैंक यू। देखिए, ये एक जुमले की तरह खूब इस्तेमाल होता है कि जी। महिलाएँ महिला की दुश्मन है। वास्तविकता में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, आप अखबार उठा के देखेंगे कभी भी, तो आप देख सकते हैं कि उसमें ज़मीन जायदाद को लेकर के कई हत्या और बड़े-बड़े अपराध देखने को मिलेंगे। उसमें मिल जाएगा भाई ने भाई को मारा, पिता ने पुत्र की, चाचा ने भतीजे की, भतीजे ने चाचा की, पड़ोसी ने एक दूसरे की हत्या के कई आपको मिल जाएंगे जमीन जायदाद के लिए। लेकिन क्या आपने कभी पढ़ा है कि किसी महिला ने किसी महिला के साथ ऐसा कोई जघन्य अपराध किया हो? दूसरा, महिला की हमारे समाज में एक अपने आप में जो स्थिति है वो दोयम दर्जे की है। एक परिवार हुँ, में उसकी जो स्थिति है वो ऑलमोस्ट सेकंड ग्रेड सिटीजन की है। तो अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए कई बार उसको जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के साथ चलना पड़ता है। खासकर जैसे कोई अगर सास है या कोई बदरू महिला है, तो वो उन्हीं बातों को रिपीट करती है जो उस परिवार के जो पुरुष मुखिया है उसके द्वारा कही गई जी। है। और माना ये जाता है कि वो बहू पे या अगली पीढ़ी पे अत्याचार कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। हालांकि वो बहू जब बाद में सास बनेगी तो वो उस रोल को एक्वायर कर लेगी। तो एक सामाजिक संरचना का एक दोष है इसके अंदर, जहां ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा है नहीं। क्योंकि वो इनफैक्ट जो जो पालन वो कर रही है, एक तो अपनी खुद की स्थिति को ठीक करने के लिए, दूसरा उसका इस्तेमाल हो रहा है, वो मतलब उससे कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा रही जी। अ, इससे अलग एक जो सवाल है कि अक्सर ये देखा गया है कि महिलाओं के प्रति जो अपेक्षाओं का बोझ है वो बहुत लाद दिया जाता है कि सारे घर का काम उसको करना है और सबसे आखिरी में उसे खाना है और सब सीमित सुविधाओं में रहना है और अपेक्षाएं उससे अपार प्रेम की है। अगर वो थोड़ा भी कुछ अपने लिए करती है या बाहर निकलती है तो ऐसा समझा जाता है कि वो उस माँ के जो सीमा बनाई गई है, जो उसका स्टैंडर्ड बनाया गया है, उसके अनुरूप नहीं है या वो ये उतनी अच्छी माँ नहीं है। तो जैसे कि एक तरफ तो बहुत देवी का दर्जा है कि उस प्रकार से उनको करना है और दूसरी तरफ उसी को मतलब काफ़ी अभाव में जीना पड़ता है। यद्यपि हो सकता है कि वो आजीविका कमा भी रही हों, तब भी अपेक्षाएँ उनको आपको लगता है कि उनके प्रति अपेक्षाओं का बोझ बहुत ज़्यादा लाद दिया गया है पुरुषों की अपेक्षा या आप कैसे देखते हैं इसको? है। देखिए, इसमें जो सामाजिक संरचना है वहाँ जेंडर स्टीरियोटाइप बोलते हैं कुछ चीजों को, जी। या जेंडर रोल्स बोलते हैं, कि वो किसी महिला के साथ जुड़े हुए कुछ चीजें हैं जिसको उसको करना ही है ना? और वो हमारे पॉपुलर कल्चर में वो इस तरीके से रच बस गया है ना, कि हम महिला को रिश्तों में देखते हैं। वो माँ है, वो बहन है, वो बेटी है, वो पत्नी है, लेकिन हम उसको एक इंसान के रूप में नहीं देखते हैं। हम उसको उसको पार्ट्स में देखते हैं, भागों में देखते हैं। हुँ, हम अगर हम अगर साहित्य की बात करें, अगर हम कहीं साहित्य की बात करें, तो वहां भी हम महिला के जो बातचीत है वो होती है कि उसकी आंखें मतलब हिरण के जैसी है, मृगनयनी है, उसके बाल काली घटा के जैसे है। मतलब वहां भी उसको एक एक एक, एक ऑब्जेक्टिफ़ाई हाँ किया गया हाँ है। ऑब्जेक्टिफाई किया गया। उसको एक इंसान के रूप में नहीं देख रहे हैं उसको, उसको टुकड़ों में ही देखा जा रहा है उसको। तो और पॉपुलर कल्चर में तो स्थिति ये है कि हमारे यहाँ जो बहुत चलने वाले गाने हैं या बहुत चलने वाली फिल्में हैं, वहां वो कहते हैं कि औरत है वो औरत जिसे दुनिया की शर्म है, संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है। जबकि वास्तविकता में ये होना चाहिए कि अगर इंसान है वो इंसान जैसे दुनिया की शर्म है। हमको इसको केवल औरत के ऊपर नहीं लाद देना है। और अगर इस तरीके से करेंगे तो हम शायद ये कह रहे हैं कि फिर आदमी है वो आदमी जो बेशर्म है, हुँ, अगर हम बाइनरीज की बात करें तो। और हम हमारे पास जो 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 प्रतिमान है, जो सामाजिक प्रतिमान है, वो आपने सही कहा कि वो महिला के ऊपर इतना बोझ डाल रहे हैं कि वो शायद उस बोझ के तले ही जीवन उसका
दब के खत्म हो जा रहा है उसका, उसके क्योंकि लिए अपना इतना जीवन बचा ही। कंडीशन कर दिया गया है कि यही आपका मतलब इसको ऐसे करना है, यही त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में आप बनाई गई हैं और इसी तरीके से आपको तो त्याग की जीवन सारी जीना है। अपेक्षाएं उन्होंने महिला से ही रखी है, और महिला के लिए कुछ कुछ ज्यादा ही नियम कायदे बना दिए महिला के लिए। और मतलब आप ये देखिए कि कुछ समाजों में तो विवाह के बाद उसका नाम तक बदल दिया जाता है। तो ये तो उसकी पहचान, एक जीने का अधिकार है। आपकी पहचान आपके जीने के अधिकार में शामिल है, उस पर भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है कि उसको एक नई पहचान दी जा रही है। विवाह तो दो लोगों के बीच में हुआ है ना, दोनों का भर दिया जाए, अगर नाम बदलना है दोनों का बदल दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं, केवल एक ही पक्ष। तो ये क्या है, ये तराजू का एक जो पार्ट है वो एक तरफ झुका हुआ है, वो इस कदर बेमेल झुका हुआ है कि उसने पूरी संरचना को डिस्टर्ब कर दिया है। आप देखिए कि बचपन से जब एक स्त्री बड़ी होती है, मतलब एक महिला जो बड़ी होती है, तो उसको हमेशा उसको पराया ही करके देखा जाता है। ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि जब वो शादी हो जाती है तो उसे अपने पति के घर जाना है, जी, नाम भी चेंज करना है, जैसे आपने बताया सरनेम तो पति के चेंज होता ही होता है, नाम पत, चेंज कर देते हैं किसी एक एनवायरनमेंट भी चेंज करना होता है। पति के घर जाना भी सिर्फ महिलाओं के लिए ही है कि वो चेंज करेंगे अपने रेजिडेंस, जी। और पुरुष के लिए ये नहीं है। और कोई पुरुष करता भी है तो उसको बहुत अच्छी निगाहों से नहीं देखते। घर जमाई का जो एक सोशल स्टिग्मा और टैग है वो लग जाता है। सोशल नॉर्म्स इस हिसाब से बनाए हैं कि विवाह की जो संस्था है वो लॉपसाइडेड है एक तरफ। और बहुत से बहुत अधिकतम अगर कोई होता है तो ये करते हैं कि वो एक नियो लोकल रेजिडेंस हो जाता है, जहां दोनों अपना छोड़ के नई जगह रहने लगते हैं अधिकतम। अदरवाइज जो 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 मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम शेयर जिसका वो यही है कि वो पैट्री लोकल है, मतलब वो पितृ स्थानक निवास है, कि महिला की शादी के बाद वो वहां आके रहेगी जहां उसका वो जो पुरुष साथी है जिससे उसका विवाह हो रहा है वो रह रहा है, उसके घर पर आकर के वो रहेगी। और उसके पीछे की अगर जनरेशन में जाएंगे तो वहां भी ऐसा ही हुआ है कि जो लड़का है उसकी माँ वहां आके रही थी, जो लड़की है उसकी भी माँ आकर के उसके पिता के पास रही थी। तो ये एक इन्होंने व्यवस्था ऐसी बना ली है पिछले कुछ पितृ सत्तात्मक समाज ने, कि वहां वो जो रेसिडेंस है वो पैट्री लोकल हो गया है या पितृ स्थानिक हो गया है, कि वहां महिला को ही अपना स्थान छोड़ करके आना है। और आप देखिएगा कि ये एक बहुत बड़ा त्याग है कि आप अपना 20-21 साल में, जब भी आपकी शादी हो रही है 25 साल में, तो आप सब कुछ छोड़ के आ रहे हैं। अपने दोस्त, अपना परिवार, अपनी सहेलियां, अपना इतिहास, सभी कुछ छोड़ करके आ रहे हैं, और एक नए रिश्ते में बनने के लिए, एक नए परिवार में बनने के लिए। तो जिम्मेदारी उन नए परिवार, उन नए लोगों के ऊपर ज्यादा है कि वो उनके एडजस्टमेंट के लिए प्रयास करें या ख्याल रखें। लेकिन होता इसके ठीक विपरीत है, उसके हाँ ऊपर बंदिशें हैं जी। और उसके ऊपर बहुत सारे मतलब पहरे हैं और बहुत सारे उसके ऊपर मर्यादाएं हैं, और जिनको संस्कृति का नाम दिया हुआ है। हालांकि हम रैंडमली बात कर रहे हैं, लेकिन विशेष महिलाओं के मुद्दे पर, स्त्रियों के मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। कुछ समय पहले मेरी जब आपसे चर्चा हुई थी, तो आपने बताया था कि जब अडॉप्शन के जो अर्जियां आती हैं सरकार को, कारा को, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा डिमांड अभी फीमेल की है, गर्ल चाइल्ड की है, बालिकाओं के लिए। तो उसको सुन करके मुझे बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन आपने एक अनोखी बात मुझे बताई। आप हमारे मतलब सुनने वालों को बताइए कि वो क्या परिवर्तन आ रहा है एक समाज में कि उनको बालिकाएं अच्छी लगने लगी हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, गर्ल चाइल्ड अडॉप्शन में एक बहुत बड़ी सहूलियत है पितृसत्तात्मक समाज को। जी देखिए क्या है कि आपने लड़की को अडॉप्ट किया है तो आप उसे संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं दे रहे हैं। जी आपने बच्ची को पाल पोस के बड़ा किया 18 साल 20 साल, उसके बाद आपने उसका विवाह कर दिया। जो भी आप थोड़ा बहुत जो विवाह में जो भी प्रचलन है वहां पर आपने उसको जो भी दे सकते थे वो दे दिया आपने। अब उसका कोई क्लेम, उसका हालांकि कानूनन क्लेम है, कानूनन तो क्लेम बनता है, लेकिन कानूनन क्लेम आज तक जो बायोलॉजिकल डॉटर है उन्होंने क्लेम नहीं किया। मतलब आप अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, जब बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के बीच में जब संपत्ति का बंटवारा होता है तो आप देखेंगे कि जो संपत्ति के बंटवारे के बाद जो भाई होते हैं वो टॉप 10 में, टॉप 20 में आते हैं, और उस परिवार की महिलाएं टॉप 1000 में भी नहीं आ पाती जी क्योंकि उनके हिस्से में कुछ आता नहीं है। और
बहुत ज्यादा बात होती है, पब्लिक डोमेन में बात आती है, तो वो कहते हैं कि हमने अपने भाई के हक में वो अपनी संपत्ति का दावा छोड़ दिया। लेकिन मुझे आज तक अपने 50 साल के 55-56 साल के इतिहास में मुझे आज तक एक भी इंसिडेंट नहीं मिला जहाँ किसी पुरुष ने या किसी भाई ने अपने बहन के हक में संपत्ति का दावा छोड़ करके संपत्ति उसको दे दी। तो ये एक संपत्ति के बचाने के लिए, जायदाद के लिए और जिम्मेदारी को सीमित करने के लिए है कि गर्ल चाइल्ड अडॉप्शन। तो गर्ल चाइल्ड अडॉप्शन आपको एक सहूलियत दे रहा है। अगर आपके पास अपना खुद का एक बेटा है और आपने एक लड़की को अडॉप्ट किया, तो संपत्ति तो आपका बेटा इनहेरिट कर लेगा और बेटी की आप शादी कर देंगे और आपने एक समाज में एक मिसाल भी कायम की है। अभी एक और मुद्दा बहुत उछला है, चला है, मैरिटल रेप के बारे में। इसमें अलग-अलग जजेस अलग-अलग राय रख रहे हैं। किन्हीं का कहना है कि अगर पत्नी से ज़बरदस्ती नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, और किन्हीं का कहना है कि नहीं, ज़बरदस्ती किसी भी प्रकार से हो, ज़बरदस्ती ठीक नहीं है, वहाँ स्वेच्छा का होना अनिवार्य है। तो आपको क्या लगता है कि ये मैरिटल जो रेप है, अगर ये अ, अगर ये कानून के रूप में आ जाए, तो क्या आपके क्या विचार हैं इस बारे में? देखिए, मेरा ये कहना है कि जबरदस्ती तो कहीं भी नहीं होना चाहिए ना। जबरदस्ती तो जबरदस्ती है, मतलब वो इच्छा। और देखिए, जहाँ तक आप विवाह की बात कर रहे हैं, तो विवाह का जो संबंध है उसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण, वो जो शारीरिक संबंध है, वो एक बहुत बड़ा आधार है विवाह के संबंध का। संतति और संतान और परिवार बनाना और जो शारीरिक जरूरतें हैं, वो उसका एक बहुत बड़ा आधार है। तो वो दो लोगों की सहमति से ही हो सकता है। वो जो भी है वो दो लोगों की सहमति से ही हो सकता है। तो जब यदि एक व्यक्ति सहमत नहीं है उसके लिए और दूसरा व्यक्ति जबरदस्ती कर रहा है, तो वो जबरदस्ती है, चाहे वो शादी के अंदर हो चाहे वो शादी के बाहर हो। जी। तो उसको तो उसी श्रेणी में रखा जाना चाहिए कि वो एक बलात्कार है वो। तो मेरा तो मानना है कि अगर हम इंसानी गरिमा की बात करें, इंसानी सहमति की बात करें, तो वो उसको मैरिटल रेप को कानून का रूप, वो ट्रिकी बात है थोड़ी सी, लेकिन अगर वो लेता है तो ज्यादा सही होगा। न्याय संगत बात यही होगी कि हमको व्यक्ति की सहमति की, इंसानी गरिमा की, उसका ख्याल रखना है। और किसी भी सूरत में जबरदस्ती तो हिंसा है ना जी, और हिंसा तो स्वीकार नहीं है किसी भी आपका कहना है जैसे डोमेस्टिक वायलेंस होता है जी, इसको भी एक वायलेंस के रूप में जी बिल्कुल देखते हुए 376 जो पुरानी अपनी दंड संहिता थी, दंड जी, तो घरेलू हिंसा में कई प्रकार की हिंसा शामिल है। वो शारीरिक हिंसा हो सकती है, मारपीट, वो भावनात्मक हिंसा भी हो सकती है कि गाली गलौज करना या कुछ ताना देना, वो यौन हिंसा भी हो सकती है। और कई बार वो इस प्रकार की हिंसा भी होती है, किसी चीज से वंचित करना, इस कमरे में नहीं जाएंगे, इस सामान का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो घरेलू हिंसा में यौन हिंसा सम्मिलित है जी। तो जब हम इसकी बात कर रहे थे मैरिटल रेप की, तो मेरा ये निवेदन है उसमें कि वो भी एक प्रकार की हिंसा है। आप किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ, और ये तर्क तो कोई तर्क नहीं है कि वो विवाह में साथी के साथ जबरदस्ती करेगा, तो कहाँ पे करेगा। ये कोई लाइसेंस, जबरदस्ती करने का लाइसेंस नहीं है ना जी। वो एक सहमति से, आपसी सहमति से, सौहार्द में आपस में रहने का, और मतलब वो जो कुछ भी है वो उसको आपसी सहमति से होना चाहिए। एक और मन में विचार आता है कि आज के परिदृश्य में महिलाओं का वित्तीय रूप से इंडिपेंडेंट होना, स्वावलंबी होना कितना आवश्यक है? देखिए, महिला सशक्तिकरण का मतलब ही है कि वो स्वावलंबी हो, क्योंकि जब तक महिला स्वावलंबी नहीं है ना, तब तक उसके पास निर्णय की क्षमता से वो दूर है। और जितना आप निर्णय की क्षमता से दूर है, उतना सशक्तिकरण नहीं है आपका। आप डिपेंडेंट हैं आप। और हमारे समाज में कई बार महिला स्वावलंबी होती है, इकोनॉमिकली वो पैसे कमा भी लेती है, लेकिन उसके बावजूद वो निर्णयों से दूर रहती है। तो वो इसीलिए है कि वो स्वावलंबी नहीं है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो अब स्वतंत्र रूप से जीवन निर्वाह नहीं कर सकती जी, क्योंकि उसके लिए जो कल्पना हमने की है समाज में कि वो निर्भर है, वो बचपन में वो पिता पर निर्भर है
युवावस्था में वो अपने विवाह के साथी पे निर्भर है, और वृद्धावस्था में भी वो शायद पुत्र पे निर्भर है। और इसके संबंध में कुछ लोग तर्क भी दे सकते हैं, कुछ उल्लेख भी बता सकते हैं कि ये इस जगह लिखा है, ये वहां पर लिखा है। लेकिन अगर ये प्रथाएं भी हैं तो ये समय के साथ बदल जाना चाहिए इनको। जी। और एक मानव होने के नाते, एक मानवीय गरिमा के नाते, हमको गरिमापूर्ण जीवन का जो हमारा अधिकार है, उसमें निर्णय का अधिकार हमारे ही पास होना चाहिए, हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। किसी के ऊपर निर्णय थोपा ना जाए और मिलजुल के निर्णय लिया जाए तो बेहतर हो। एक और मन में सवाल उठता है कि ये क्या महिलाओं को टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना चाहिए? उनको मतलब उनको ये कि वो कंटिन्यू रखें, चीजें ठीक हो जाएंगी, और किस स्तर पर जाकर के उनको निर्णय लेना चाहिए कि अब तो बस बहुत हो गया, कि अब हम इस टॉक्सिसिटी में नहीं रह सकते? क्योंकि देखा गया है कि सालों साल प्रताड़ना चलती रहती है, और महिला सोचती है कि बच्चे हो जाएंगे तो खत्म हो जाएगा, फिर वे सोचते हैं कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो खत्म हो जाएगा, फिर बच्चे अपने शादी कर लेंगे, उनके बच्चे हो जाएंगे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन किसी प्रकार की जो टॉक्सिसिटी में कमी शायद नहीं आती हो, शायद थोड़ी बहुत आ जाती हो। तो क्या उनको रहना चाहिए, और कब निर्णय लें कि ये अब बहुत हो गया, अब मेरे को निकल जाना चाहिए? निर्णय तो पहले इंस्टेंस पे ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम पहले इंस्टेंस पे निर्णय नहीं ले रहे हैं तो हम दूसरे इंस्टेंस को बढ़ावा दे रहे हैं। और टॉक्सिक रिलेशनशिप को तो कभी स्वीकार करना ही नहीं चाहिए ना, हिंसा को बर्दाश्त नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करके आप सामने वाले को हिंसा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो, आप उसे प्रोत्साहित कर रहे हो। और ये आपने कहा कि किस स्तर पे जाके, तो हम किसी स्तर पे नहीं जाना है। और अगर ये सोचते हैं कि इसके बाद ठीक हो जाएगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा, छोटी घटना के बाद हम ठीक कर रहे हैं, तो हम ठीक होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं, और वो बड़ी घटना जानलेवा भी हो सकती है। जी। तो हमको तो बिल्कुल, जब वो पहली बार हो, जब जब पहली बार छोटी बड़ी किसी भी प्रकार की हिंसा हो, तो हमको बिल्कुल सचेत हो जाना चाहिए, और हमको निर्णय जल्दी लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम निर्णय जल्दी नहीं ले रहे हैं तो हम किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। अभी हमने वित्तीय स्वावलंबी होने पर बात करी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे बात करी थी, और मुझे लगता है कि कई महिलाएं टॉक्सिक रिलेशनशिप में इसलिए आगे चलते जाती हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर इन्हें छोड़ देंगे या यहाँ से अलग हो जाएंगे तो हम बच्चों से अलग हो सकते हैं, या बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे, या आगे उनकी वित्तीय आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी। डिपेंडेंसी एब्सोल्यूट है ना, यही तो प्रॉब्लम है कि डिपेंडेंसी उनकी एब्सोल्यूट है। अगर देखिए, जो पिता का घर था वहां पर वो उनको वापस नहीं लेते हैं, और अगर ले भी लेंगे तो कब जीवन भर वहां रहना नहीं है उनको, संपत्ति में उनको कोई अधिकार वहां मिलना नहीं है, और वहां भी दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में ही रहना पड़ेगा उनको। और रोज रोज की मतलब उसमें और कुछ कला गृह कलेश वगैरह कुछ होता है, तो वो अकेले रह नहीं सकती। और पति से रहने अलग होने के बाद, या जो विवाह में साथी से अलग होने के बाद, वो समाज में उनके लिए अकेले सरवाइव कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो एक संरचना इस प्रकार से बनाई गई है कि वो हर जगह लूजर ही लूजर है, इसलिए उनको मजबूरी में वो टॉक्सिक रिलेशनशिप को सहन करके रहना पड़ता है कि शायद स्थितियां ठीक हो जाएंगी, जबकि वो कभी नहीं होती, वो कभी भी नहीं ठीक होती, क्योंकि वो हमारे समाज में इस तरीके से बैठ गई हैं कि अच्छा, हमारा ध्यान भी नहीं है उनकी तरफ, क्योंकि हम कब लड़कों को पैदा होके बड़े होते 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 कब हम उनको वो सब दे देते हैं। हम लड़कों से कहते हैं कि रोते नहीं है लड़के, रोते नहीं है मर्द, रोते नहीं है, लेकिन शायद हम उसमें छिपा हुआ ये है कि हम ये कह रहे हैं कि वो रोते नहीं है, वो रुलाते हैं केवल। तो हम हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, पोटेंशियली हम हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब अपब्रिंगिंग में। तो फिर वो उसका सामना तो हमें करना पड़ेगा एक समाज के रूप में। इसको हमारी जो बातचीत को विराम लगाने से पहले मैं आपसे उन महिलाओं के विषय में बात करना चाहता हूँ जो ये सोचती हैं कि सिर्फ हम गृहिणी ही बन के रहेंगे और हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए। ये उनका एक खुद का चुनाव हो सकता है, लेकिन अगर अगर वो शायद नौकरी करे भी ना या कोई व्यवसाय ना भी करें तो भी उनके पास कुछ स्किल तो होनी चाहिए, जिससे कि वो ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होने पर अपना या अपने बच्चों का
मतलब भरण पोषण कर सकें। आपका क्या विचार है इसमें? मेरा ये कहना है कि आपने कहा कि ये उनका चुनाव हो सकता है या वो नहीं करना चाहती, वो गृहिणी बन के रहना चाहती हैं, लेकिन ऐसा ऐसा तब हो जब उनके पास विकल्प हो। जब उनके पास विकल्प नहीं है और उनको मजबूरी में ही चुनना पड़ रहा है, और जब जब पीढ़ियों से ये चुनाव होता आ रहा है, एक तरफा चुनाव होता आ रहा है, तो इसको तो फिर हम वो कहेंगे कि कंडीशनिंग है एक तरीके से। जी। ये तो एक कंडीशनिंग है, मजबूरी है, और स्किल का होना बहुत जरूरी है। और हर स्किल, हर कोई स्किल जिससे हम कुछ आजीविका का वो कर सकें, बल्कि मेरा ये कहना है वो स्किल जिसकी जिसकी कीमत ज्यादा हो, जिससे जिससे जिसकी क्लाइंटेल ज्यादा हो, जी। जिससे कुछ आर्थिक उपार्जन हो सके। क्योंकि हम ट्रेडिशनली भी महिलाओं से अगर बात करते हैं तो पाक कला की बात करेंगे, सिलाई कढ़ाई बुनाई की बात करेंगे, लेकिन आज के जमाने में कौन सा कपड़ा सिलवा के पहनता है, और कपड़े की सिलवाई है कितनी। बनिस्बत इसके अगर हम कुछ नई आधुनिक स्किल्स के बारे में बात करें, जैसे कि अगर हम मोबाइल रिपेयरिंग की बात करें या कुछ टीवी रिपेयरिंग की या किसी इस चीज की बात करें कि वो ज्यादा मतलब आर्थिक रूप से ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं वो जी। skills। तो उसके बारे में हमको सोचना चाहिए, और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये काम केवल पुरुष ही करेंगे। अच्छा, पिछले 100 सालों में आपको क्या लगता है दुनिया भर में और विशेष रीति से भारत में जेंडर इक्वालिटी को लेकर के कितनी समानता मतलब लैंगिक समानता आई है? देखिए, पिछले 100 सालों में पूरी दुनिया में और विशेषकर भारत में महिला अधिकारों के प्रति या महिला स्वास्थ्य के प्रति जो प्रगति हुई है वो दिखती है। ऐसी बात नहीं है कि 1920 के दशक में महिलाओं की जो औसत आयु थी भारत में वो 30 साल भी नहीं थी। जी। और अभी तो महिलाओं का स्वास्थ्य और महिलाओं के बारे में बातचीत, जेंडर एक विषय के रूप में, तो ऐसा नहीं है, प्रगति तो हुई है। महिला अधिकारों की बात करें, और भारत तो फिर भी आजादी के साथ ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। आप देखिए कि स्विट्जरलैंड में भारत से आजादी के 10 साल बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। अच्छा। और कई कई देशों में तो अभी भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। मिडिल ईस्ट में तो कई देशों को महिलाओं को फुटबॉल मैच देखने का अधिकार नहीं है, स्टेडियम में जाने का अधिकार नहीं है। तो उस मामले में हम देखें तो भारत में तो ये स्थिति ठीक है महिलाओं की, लेकिन वो परिलक्षित नहीं होती कई जगहों पर। हम देखें तो जैसे संसद में या जुडिशरी में या बड़ी सेवाओं में, वहां पर महिलाओं की उपस्थिति अभी नगण्य है। दक्षिण भारत हालांकि इसमें एक अपवाद है, वहां पर फिर भी महिलाएं सार्वजनिक जीवन में आगे हैं। तो अभी हमको बहुत आगे जाना है। जैसे कि आपने पूछा कि अभी कितना रास्ता बाकी है, तो अभी रास्ता तो इस स्पीड में चलेंगे तो 100 साल कम से कम अभी और चलना पड़ेगा। लेकिन बस यही है कि हम सही दिशा में लेकिन बड़ी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा चीजों को और बेहतर बनाने के लिए, समझ को और बेहतर बनाने के लिए थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण रखना होगा, और अपनी महिला अधिकारों के प्रति और स्त्री पुरुष समानता के प्रति जो हमारी गति है उसको थोड़ा रेखांकित करने की जरूरत है। जी। हमारी बहुत अच्छी चर्चा रही इसको लेकर के, और खासतौर पे यह अपना पहला प्रयास था कि इस चलती गाड़ी में इस प्रकार की कुछ बातचीत हो सके, जिससे कि समय भी बचे। और हमने जब शूट करना शुरू किया था तो काफ़ी पहले हम एक स्थान पर आए थे, और अभी लौट रहे हैं तो सूरज ढलने वाला है। अगर आप हमारी बातचीत से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, आपको कैसा लगा, आप कमेंट में आप लिख सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। और कोई ऐसे प्रश्न हैं इससे संबंधित जो हमसे छूट गए हैं, आप उन्हें पूछ सकते हैं। हम ज़रूर जब भी अगला मौका मिलेगा हम इस टॉक ऑन व्हील्स को हम जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।